बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज के साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कहकशा जो है वो लेट हो गई है। लेट होने की बहुत सी वजूहत होती हैं। कभी कभी जो है वो ट्रैफिक होता है, कभी कभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कराची का, उसकी वजह से भी आप लेट हो जाते हैं। तो बहुत से मसाइल होते हैं, फिर भी कोशिश हम यही करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों से मुलाकात हमारी हो जाए। फिर भी मैं जो है वो 10-20 मिनट में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा तैयार हुई हूँ। देखें, कभी कभी वो कहते हैं ना खवातीन को कि आप लोग तो हमेशा टाइम लगाती हैं, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जल्दी तैयार हो जाएं। लेकिन देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं। वैसे एक ये लॉजिकली अगर कोई बात सोचे या इस पे कोई बहस करे, तो मैं ये मानती हूँ कि इस बात पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ही खवातीन टाइम लगाती हैं, लेकिन कुछ मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं जो खासा टाइम लगाते हैं तैयार होने में। मतलब भाई उनके बाल नहीं बन रहे, वो बाकायदा सैलून जाके बाल बनवा के आएंगे। वो जो होते हैं ना आजकल बड़े बड़े जबरदस्त से बाल चल रहे हैं लड़कों के भी, वो जो उठा के वो बनाते हैं पफसा, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद उनकी जो है बेड जो है उसको भी बड़ा जबरदस्त सा उनको कुछ करना होता है। फिर लिप टिंट्स भी आजकल लड़के लगा रहे हैं, तो लड़कों की भी तैयारियां कुछ कम नहीं है। अगर आप बकरा ईद के पैकेजेस देखें तो ईद के पैकेजेस के हवाले से यही दिखाया गया था कि भाई वहां पर जो है लड़कों के क्या मामलात थे। मैं तो देख के हैरान हो गई कि मतलब सैलून्स में, लड़कों की सैलून्स में इतना रश, लड़के जो फेशियल्स करवा रहे हैं, लड़कियां तो चले भाई अब ये तो हमारा तो एक शौक होता है, हमारा ज़ौक होता है, हम लोग जाते हैं सैलून्स का रुख करते हैं। लेकिन जो जेंट्स हजरात की जानिब से हर दफा हर इवेंट को एंजॉय किया जाता है, वो एक अच्छी बात है। वैसे मुझे भी ये लगता है कि ये अच्छी बात है, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, ना कोई बुराई वाली बात है। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी सी जिंदगी दी है तो उसको एंजॉय करें, और एंजॉय करते करते लेकिन ये जरूर जाने कि एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी सेहत मुतासिर ना हो, आपकी सेहत के साथ कोई मसाइल ना दरपेश हो जाए। आप अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आजकल जो मैं देख रही हूँ वो होती है जॉइंट पेन, बॉडी पेन और नी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं। जो हमारे ओल्ड एज होम के, हमारे जो ओल्ड एज जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर के, उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं। वो कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं, पोता पोतियों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनसे ज्यादा ना तो चला जाता है, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस वॉक वो कर ले तो उसके बाद उनके घुटनों में बहुत दर्द हो जाता है, फिर पैर स्वेल हो जाते हैं। तो क्या फिजियोथेरेपी में इस तरह का कोई इलाज है या नहीं? क्या उन लोगों को इससे अफाका होता है या नहीं? और ये जो नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स है, इससे किस तरह से रिलीज हासिल हो सकता है? इसके लिए, इससे बचने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं? तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर नौरीन से, जो हमारे साथ मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट है। उनसे जानेंगे कि ये जो नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स है, इससे किस तरह से निजात हासिल करें। आइए मुलाकात करवाते हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर नौरीन? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। अच्छा, मुस्कुराती सुबह में का आगाज तो चले मैंने कर दिया। अब जो मैंने इतने सारे मसाइल बताए, पहले मसाइल पर रोशनी डालने से पहले ही हम जाते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आके इन तमाम मसाइल का हल ढूंढते हैं। आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नौरीन की जानिब, उनसे जानते हैं। नौरीन, बताइएगा ये जो तमाम किस्म के पेन्स है, क्या फिजियोथेरेपी में इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, या इन सब जो दर्दों से निजात हासिल की जा सकती है? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी है ही बेसिकली रिहैबिलिटेशन। अब आपको कोई तकलीफ हो गई है, कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके बाद आपको नए सिरे से रिहैबिलिटेट किया जाएगा। आपको बताया जाएगा, सबसे पहले पेन मैनेजमेंट की जाएगी। आप तकलीफ़ में आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो आपको पूरा प्रॉपर जो है वो होम केयर भी बताई जाएगी। आपकी सारी चीज़ें, आपको प्रिवेंशंस, क्योर, सब कुछ बताया जाएगा। तो इसमें हर चीज़ का, इवन के वर्टाइगो, चक्कर तक का इसमें ट्रीटमेंट है। विदाउट मेडिसिन इसमें चक्कर तक के ट्रीटमेंट हैं। तो इट्स टोटली सेफ। मतलब 60 to 70% आप अगर स्ट्रोक के पेशेंट, कोई न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ब्रेन से लिंक होता है, वो एक हमारा नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोन्स और सारे सिग्नल्स वगैरह
न्यूरॉन्स वगैरह, तो उसमें भी 60 to 70% आप क्योर हो सकते हैं। अगर आपको फुल मतलब फालिज का अटैक पूरे चारों लिम्स पे आया है, उसमें भी आप चल सकते हैं, उठ के बैठ सकते हैं। थोड़ा ट्रीटमेंट हमारा स्लो होता है, प्रोलॉन्ग चलता है, लोग थक जाते हैं, तो लेकिन इसमें हर चीज़ का इलाज है। ओके तो मतलब आपने बताया कि बॉडी पेन का भी इलाज है, नी पेन, जॉइंट पेन, हर किस्म का इलाज है। अच्छा, इनिशियल स्टेज पे अगर कोई आता है तो इलाज जल्दी हो जाता है, या अगर हम बहुत देर से आते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है, या ये स्लो प्रोसेस का ही नाम? बेसिकली ना ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है ना, हमारे अवेयरनेस नहीं, अब कोई आ रहा है स्वेलिंग के साथ, अब उसकी बॉडी में जो है वो क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसकी वजह से उसे स्वेलिंग हो रही है ना, ठीक है, या फिर उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका, तो ज़्यादा जॉइंट्स पे तो स्वेलिंग आएगी। तो वो थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। पेशेंट की तकलीफ नौयत पे डिपेंड करता है कि वो किस, और कोई ऐसी तो नहीं उसको कोई और पैथोलॉजिकल इंजरीज है, कोई और उसको मसला है, अंदरूनी मसला जिसे कहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि सुपरफिशियल, आप सुपरफिशियली जो हीटिंग दे रहे हैं, आइसिंग कर रहे हैं, तो ये सुपरफिशियल कर रहे हैं ना आप। तो अब लेकिन आपका अंदरूनी मसले के साथ भी आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम गाइड करेंगे। आपने मेडिकेशंस अपनी नहीं छोड़नी है, आपने अपना परहेज़, अगर आप जो यूरिक एसिड के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, या अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री मतलब जो आपकी हिस्ट्री है उसमें जो है आपका फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और वो पूरा क्योर नहीं हुआ है, या प्लास्टर सही, यहाँ हमारे यहाँ मेल प्रैक्टिस बहुत है, प्लास्टर सही से नहीं बन रहा है, या हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। अब अगर इस मौसम में किसी को प्लास्टर बनता है, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, हर कोई 24 आवर एसी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये मौसम इतना सफोकेटेड है, तो वो जल्दी लोग कुछ होता है, या बच्चे वगैरह वो जल्दी खुलवा देते हैं। तो मेल प्रैक्टिस ये बस पेशेंट क्या है वो उसको ये नहीं बोलेंगे नहीं हम नहीं कर सकते, ये बेसिकली इंडो पाक का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है। बाकी बाहर मुल्क में ऐसा नहीं होता। बाहर मुल्क में तो ये होता है कि आप अगर फिजियो नहीं करवाई और पेशेंट के पास कंप्लेन, डॉक्टर पेशेंट के पास कंप्लेन लेके गया है, तो डॉक्टर कहेगा फाइन, क्योंकि उसने आपको बोला था कि आपने जो है वो फिजियो करवानी है, यही इसका क्योर है। अब आपको ओए हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल में कॉमन है, या डिस्क स्लिप हुआ है, आप गिर गए, उसका सिर्फ फिजियो ही ट्रीटमेंट है। आपको फालिज का अटैक हुआ है, उसका फिजियो ही ट्रीटमेंट है। फिजिशियन आपका क्या करेगा, वो आपको मेडिकेशंस देगा, लेकिन जो रिहैब मतलब उठा के बिठाना, चलाना, आपकी रेंज बढ़ाना, आपकी मूवमेंट पे काम करना, सब चीज़ें ये फिजियो का काम है, फिजियो डॉक्टर का काम है ये सारा। बिल्कुल। तो वो आप पे फाइन कर देंगे। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है वो अवेयरनेस की काफ़ी कमी है बहुत। और फिर ज़रा सा भी अगर हमें पता चलता है, एक तो अच्छा कुछ होती है ओल्ड स्टडीज़ और कुछ होती है न्यू स्टडीज़। जाहिर सी बात है मेडिकल साइंस जैसे जैसे एडवांस हो रही है, अब आप देखिए माशाल्लाह से कैंसर का कितना अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे खुद की फैमिली में माशाल्लाह 11 कीमो डोज के लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इतना एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है। तो कुछ होती है पुरानी स्टडीज़, कुछ होती है नई स्टडीज़। अब वो पुराने ज़माने के, मैं उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन बुज़ुर्ग हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, थोड़ा सा समझना भी चाहिए ना। अगर हम बैठे हुए हैं, हम आपको ट्रीट करें, तो हमें पता है कि अगर आपको कोल्ड पैक दे रहे हैं तो ये आपकी नी को या आपके जो सर्वाइकल एरिया उसको नुकसान नहीं देगा, पर वो आगे से नहीं, आप तो गलत करें, इससे दर्द बढ़ रहा है। ऑल्दो उनको जो है वो यूरिक एसिड का इशू है, उसकी वजह से स्वेलिंग जा ही नहीं रही है, वो अपना परहेज़ नहीं करे, वो अपना दवा नहीं ले रहे, और सारा ब्लेम फिजियो पे डाल रहे हैं। ओके। तो ये थोड़ी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ है और फिर वो आपके पास आते हैं, या फिर अब आजकल तो ऐसे ही है कि हॉस्पिटल में ही गाइड कर देते हैं कि आपको फिजियो कराना है, और फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, वो बता रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई जो है वो डायरेक्ट आपके पास आते हैं, फ्रैक्चर हो गया पैर में, अब उसके बाद का प्रोसीजर किस तरह से होता है? अगर तो उसके पीओपी बंधा हुआ है, मतलब उसके प्लास्टर बंधा हुआ है, तो हम उसको जैसे हाथ का पाँव का सिर्फ मूवमेंट्स बताएंगे, ठीक है। आपने बॉल लेनी है, अगर नहीं चल रहा तो आपने मूव करते रहना है, ठीक है। अगर कोई जॉइंट नहीं है, कोई जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको हल्की फुल्की उसके साथ जो भी उसका अटेंडेंट होगा उसको जो रेंज की एक्सरसाइजेस बता देंगे। सही है कि आप इस तरह अपना हाथ करते रहें, ऐसे एहतियात करके बैठे हैं। आपने जो है वो अगर लेट रहे हैं तो एक प्लो लगा के सोना है। हम पूरा काउंसल करते हैं, सबसे पहले असिस्ट करते हैं। आप आइए मेरे पास, ज़रूरत नहीं है आपको कि आप अपने जो है वो
फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ, क्योंकि हम लोग के पास आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ये भी बहुत मिलता है ना। तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, मैं आपको असिस्ट करूँगी, आपका लाइफस्टाइल पूछूंगी। जाहिर सी बात है आप फ्रैक्चर के साथ आएँ, आपके पीओपी यहाँ से लेके यहाँ तक बंधी हुई है, आप एक ऑलरेडी तकलीफ में, मैं आपको एक्सरसाइज करवा के कभी भी और तकलीफ में नहीं डालूंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बहुत मैल प्रैक्टिस है कि वो डॉक्टर जी समझते हैं, हमारे फिजियोस खुद, कि अगर हमने एक्सरसाइज नहीं कराई तो हमारा पेशेंट हमें अच्छा नहीं समझेगा। आपने अपना पेशेंट खराब नहीं करना है। ठीक है, खुदा की ज़ात है आप पेशेंट भेजने वाली, मतलब ये इस तरह से थोड़ी नहीं बहुत मैल प्रैक्टिस है। अच्छा, और जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था नौरीन के, जो लोग जैसे हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं वो ज़्यादा अगर लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर लेते हैं, लॉन्ग वॉक कर लेते हैं, उसके बाद उनके जो है स्वेलिंग हो जाती है या दर्द हो जाता है, उससे निजात के लिए फिजियोथेरेपी किस तरह से काम आता है? बिल्कुल, हम पेशेंट को गाइड करते हैं। प्रिवेंशन को ज़्यादा चलना नहीं होता, हम उनको प्रिवेंशंस बताते हैं कि आपके लिए, अब जैसे किसी का जो है वो नी फ्रैक्चर है या किसी के हिप बोन रिप्लेस हुई है, तो हम उसको उसी तरह से बताएंगे कि अगर आप चल भी रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ्स हो गया, 1 ईयर हो गया, तो आपने अपने जिस भी लेग्स, जिस भी टांग का इशू, उस पर वज़न दे के नहीं चलना। बहुत लंबा नहीं कि आप पूरा 2 घंटे या 1 घंटे बाहर गए मार्केट में। अक्सर होता है ना, मतलब कुछ को आदत नहीं होती एक जगह बैठने की। हाँ, मुझ समय मेरा खुद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई थी, तो मैं अपना पीओपी वाला हाथ लेके सब जगह जा रही थी। तो मेरा केस इज़ डिफरेंट। अगर मेरी डिफॉर्मिटी बढ़ गई तो मेरा क्योर जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक अंकल का जो 50-60 से अबव है, अल्लाह ना करे अगर उनका मसला बढ़ गया तो फिर वो जो रिकरेंट इंजरीज जिसे कहते हैं ना, कि एक इंजरी पे दूसरी इंजरी एट द सेम पॉइंट, ओह माय गॉड, वो इसीलिए होती है कि पेशेंट बात नहीं सुनते कुछ ना, कि लोग क्या कहेंगे। अब आप मेरे पास आई हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपको बोलूँगी कि आपने एक स्टेप पे ना दोनों पाँव एक साथ रखने हैं, 1 बाय 1 नहीं चढ़ना, तो बोलेंगी मुझे तो देवरानी मजाक उड़ाएगी, जेठानी बोलेगी ये तो बूढ़ी हो गई। मतलब वो सारी चीज़ें लोग बोलते हैं दुनिया क्या कहेगी। हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली। वो हमें नहीं सोचना, हमें अपने आप को लेके चलना है। तो इस तरह से जितने आप प्रिकॉशंस लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपने जो बोला ना बहुत लंबा चलते हैं बच्चों को, अब आपको अगर रात में कहीं जाना है, आपको पता है ना पूरा दिन, मैंने कहा ना अवेयरनेस नहीं है हमारे, आप पूरा दिन ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आप रात के वक्त थक जाएं। अब आप एक ऑलरेडी लेथार्जिक हैं, उस पर आप अपने आप को चलाए जा रहे हैं, चल, और फिर ये थोड़ा सा बच्चों को भी तो ख्याल होना चाहिए ना। हाँ। अब हम अगर ये एक लोकल मॉल ले लें यहाँ कराची का, जो बहुत रिसेंट खुला और काफ़ी बड़ा है, तब मुझे पता है कि मेरी मदर वहाँ नहीं चल सकती, तो मैं उन्हें क्यों फोर्सफुली लेके जा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लेके, अब जैसे ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, इतनी अब ईद डेज हैं, ठीक है, पूरे काउंटर्स भरे हुए, तो हम अपने जो ओल्डर पीपल हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी, हम उनको क्यों लेके जा रहे हैं? कोई एक बच्चा, कोई एक भी ड्रॉप, तो हमें थोड़ा सा खुद से भी तो अडॉप्शन लेनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल हमें खुद भी तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा नौरीन, जो लोग ये चाहते हैं कि मतलब हम हेल्दी लाइफ गुजारें और हम जो है वो विदाउट एनी फ्रैक्चर हम जो है वो ऐसी एक्सरसाइजेस करें, तो क्या आप हेल्दी रहने के लिए भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, और क्या खुद से कर सकते हैं या किसी डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूरी है? देखिए, आपने कहा ना हेल्दी रहने के लिए तो आप तो जिम जाएं, लेकिन वही वाली बात कि वो सर्टिफाइड हों, उनको पता हो एक सर्टेन एज के लिए, या उनको पता हो कि अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हो रहे हैं या वेट गेन करें, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई हार्मोनल इशू हो रहा हो। तो सारी चीज़ बेसिक होती है ना हमारी, कि आपको नोहा हो, आपको ABCD पता होगी तो आप जी तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता, हम एडवांस पे जा रहे होते हैं। आप खुद से करें, अगर वो कोई ऑफिशियल चैनल है, कोई ऑफिशियल पेज है, कोई आपको लगता है हाँ ये सर्टिफाइड बंदा है जिसको मैं अगर यूट्यूब पे फॉलो करूँगा भी तो मुझे फ़ायदा ही होगा, और वो अगर आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करें, आप अवेल करें। हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, आप एडवांटेज लें उससे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे तो स्ट्रेचिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि फिर वो इंजरी हो जाती है, फिर उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। आपके पास तो आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। ओवर वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग करें, ओवर वेट उठा लिया, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना उठाओ ना। मुझे को जिम होता है मेरे पास, अक्सर यंग लड़के आते हैं, वो जो को जिम है ना उसमें थोड़ा सा शो ऑफ करने के चक्कर में, अच्छा। वो और फिर वो उनके बाइसेप ट्राइसेप जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो जाती हैं, उनकी मसल पुल हो जाता है। ओके। अब उन्हें फिर जल्दी भी ठीक होना है,
और वापस से जिम जाना है, क्योंकि जो उनकी को पार्टनर है वो उनका वेट कर रही होती है Oh या my उनको God. पिक एंड ड्रॉप दे। तो आप अपने हमेशा अपने पेशेंट्स को भी असिस्ट करती हूँ, गाइड। आपने सिर्फ अपने आप को लेके चलना है, बिल्कुल। तो सिर्फ आप अपना सोचें, आप किसी और का नहीं सोचें। तो ये भी एक अलग ही गेम है वैसे, मुझे बड़ी हैरानी होती है इसकी। लेकिन जब आप बता रही है कि सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो इंजरी हो जाती है, देन उसके बाद उसको सही होने में कितना टाइम लगता है? उसको टाइम लगता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को टाइम लगता है, ठीक है। उसके लिए प्रिवेंशन होती है, आपने वजन बिल्कुल नहीं उठाना, उसको फिर रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है। और अगर एल्बो के पास हुई है या आपने अपना शोल्डर एक्सरसाइजेस की और वो आपके बाइसेप ट्राइसेप की इंजरी हो गई है, फिर वो बहुत टाइम लगता है। ओके। क्योंकि आप हाथ से और पाँव से सारे काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली होती हाथ के लेवल पे, ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज थाई के लेवल पे और जो है ये हमारी एल्बो के पास और ये शोल्डर जॉइंट के पास होती है। ठीक है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम किसी डॉक्टर से गाइडेंस पहले लें, देन उसके बाद आपके पास आए। हम डायरेक्ट किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि क्वैक्स में और ऑथेंटिक डॉक्टर में किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन जो है वो हमारा फिजियोथेरेपी जो है वो एक्चुअल में फिजियोथेरेपिस्ट है या क्वैक्स है? क्योंकि यहाँ पर जो है क्वैक्स की तादाद ज्यादा है ऑथेंटिक डॉक्टर से। वो जो है, जो हमारे पास ट्रेनीज हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं ना, इवन ऑल्दो हमारे जो पाकिस्तान के ऑफिशियल बड़े बड़े लेवल पे, वहाँ तक पे जो है ना वो प्रैक्टिशनर्स हैं। ओह माय गॉड। यस, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको ना मसाज थेरेपी पे तरफ लेके जाएंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, आपको टनल्स में लिटाएंगे, ठीक है। वो पेन मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे, लेकिन वो आपका सेशन जो है ना वो ना आपको एक लिमिटेड अमाउंट में आपको प्रोलॉन्ग सेशन दे रहे होंगे। ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विजिट अगर आप इंजरी के साथ आते हैं, आप किसी डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं, आप किसी तकलीफ के साथ आते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा कंसर्न होता है हम पहले ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। और 2-3 विजिट तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने खुद अपने आप को असिस्ट करना है कि आपको फायदा हो रहा है, आपको हीटिंग सूट कर रही है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से सही से भी नहीं बता पाते, अक्सर ऐसे कुछ लैंग्वेज बैरियर के पेशेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो अपने आप को खुद से भी हमें नहीं बता रहे होते या लैंग्वेज की वजह से हमें भी समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर हम उनको बता देते हैं कि 3 to 4 डेज आपकी जो है आपने खुद, ये असेसमेंट पीरियड है। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे फीमेल्स में मोस्टली ऐसा होता है कि क्योंकि कुछ गायनी इश्यूज है ना, उनके साथ हार्मोनल मसले भी हैं, तो वो हम एट अ टाइम उसका जो है ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि कुदरती चीज़ को हम छेड़ नहीं सकते ना। एग्जैक्टली। तो जो कुछ न्यूरोलॉजिकल कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल अपीयरेंस में ठीक है, लेकिन सिर्फ वो लम्ब दे के चलता है, किस वक्त अब नहीं पता। अब मैं उसको 3-4 दिन ऑब्जर्व करूंगी, पता चला जब वो बच्चा हाइपर हो रहा है, बच्ची लड़की थी 4 साल की, जब वो हाइपर हो जाए तो उसे गुस्सा आता है, तो जैसे ही गुस्सा आता है उसका ब्रेन ट्रिगर करता है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो बॉडी में हमारे फंक्शन करवा रहे हैं ना, वो फौरन से एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाता है, उसकी नी बैंड हो जाती है, जिससे वो गिर रही होती है। तो ये पूरा हफ्ते बाद असिस्ट होता है। ठीक है। तो ये अब एक जो प्रैक्टिशनर है वो तो नहीं इसको असिस्ट करेगा ना, वो तो आप समझे मदर हैं, आप आए, आपने बोला, ये अक्सर नहीं, मतलब रोज नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब नी एक नी, और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिल न्यूरोसाइंस में अनडिस्कवर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके मैंने सारे टेस्ट करवाए, उसके न्यूरो ने टेस्ट करवाया, लेकिन जब उसको असिस्ट करना शुरू किया, एक दिन जब उसने रिफ्यूज़ किया 1-2 दफ़ा कि मुझे नहीं करवानी एक्सरसाइज, मुझे बॉल पे नहीं, जाहिर से मुझे 4 साल की बच्ची, तो वो चिढ़ेगी ना। आप डॉक्टर्स के पास उसको ले ले। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ ये अगर लड़की के साथ कुछ हो तो मदर इसलिए परेशान होती है, फिर उसको सोसाइटी बोलने लगती है। तो उसकी माँ कंसर्न थी और बहुत अच्छी बात थी कि वो कंसर्न थी, तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों का आप ख्याल करें और छोटी छोटी चीजों पर उनकी नजर रखें कि ये मसला हो। वो जब हाइपर हो रही थी बच्ची ना, तो वो ब्रेन से जो है वो केमिकल आ रहा था जो उसका लॉक कर रहा था नी, जो उसे फौरन लंप आता था और वो अटक जाती थी, या वो झटका दे के पाँव चलाएगी, वरना उसका पाँव ही आगे नहीं बढ़ा नी के लेवल से। तो ये में असेसमेंट पीरियड था 1 वीक का। फिर उसका इलाज आपने किस तरह से बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको समझाया कि आपकी कोई ऐसा
मसला नहीं है। वर्क के साथ साथ थोड़ी सी बिहेवियर थेरेपी की तरफ भेजा, थोड़ा सा उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजा कि वहाँ पे बहुत सारी बच्चों की चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा खुश हो जाएगी। फिर एक और डिपार्टमेंट हमारा है, वहाँ पे भेजा कि आप वहाँ जाके इसका प्रॉपर IQ लेवल, प्रॉपर इसकी असेसमेंट करवाएं। तो सब कुछ नॉर्मल था। तो वापस जब वो 15 दिन बाद मेरे पास आई तो मैंने कहा नहीं, बस ये यही चीज़ है। ओके, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें, आप अपनी चीज़ों को अप्लाई नहीं करें, आप असिस्ट तो करें पहले। बिल्कुल, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर वो 4 साल की बच्ची है, कोई मेल प्रैक्टिशनर के पास जाएगी, वो उसको उठाएगा और उसकी धमाधम एक्सरसाइजेस करेगा, लेकिन उसका मसला वहीं का वहीं अटका रहेगा, वो तो रिलीज ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि कुछ बहुत, अब जैसे फीमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उनके लोअर बैक से स्वेलिंग नहीं जाती, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो पहले, सबसे पहले तो आप असिस्ट करें अपना पेशेंट। डायरेक्ट आपने उसको लिटा के एक्सरसाइजेस नहीं करवानी। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर आपका डॉक्टर आपको प्रॉपर असिस्ट कर रहा है, आपसे रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, आपसे MRI मांग रहे हैं, आपसे एक्सरे मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आप खुद इस डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये डॉक्टर है और ये प्रैक्टिशनर है। ओके, मतलब इस तरह से आप जो है वो पहचान सकते हैं कि क्वैक्स कौन है और ऑथेंटिक डॉक्टर कौन है। ये अच्छी बात हो गई, हमें पता चल गया, क्योंकि हमेशा मेरा यही दिमाग में कंसर्न होता है कितने ज़्यादा वाफिक मिकदार में पाए जाते हैं ये डॉक्टर्स के, किस तरह से इनसे बचा जाए। और यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जान। नौरीन, जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं कि उनको इंजरी बहुत आसानी से हो जाती है, और फिर वो जो है उसके बाद आप जो है उनको ये गाइड करती हैं कि वेट भी कम करना है, या उनको जो है वो नॉर्मल फिजियोथेरेपी बता देती है कि ये वाली स्ट्रेचिंग है, आपने इस तरह करना है और आप सही हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव है। कुछ लोग सेडेंटरी होते हैं तो फिर हम उनको सबसे पहले यही कहेंगे कि आप एक्सरसाइजेस, हमसे ट्रीटमेंट नहीं लें। ठीक है, आप जिम जाएं, सर्टिफाइड ट्रेनर के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजेंगे ताकि उनका डाइट प्लान बनाया जाए, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक जगह बैठे बैठे वो वेट भी गेन कर रहे हैं, कोई इंजरी भी हो गई है, तो वो उस तरह से क्योर नहीं होगा। फिर वो जाहिर सी बात है, आप पे कर रहे होते हैं तो फिर आप आगे से डॉक्टर से क्वेश्चंस करते हैं ना, तो क्योर नहीं होता। तो वो देखना पड़ता है कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर इस तरह से है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल एक्टिव भी है, तो फिर भी हम उसको बोलेंगे कि आपको इंजरी, मतलब दोबारा इंजरी होने से प्रिवेंट करने के लिए अभी तो हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ ये प्रिकॉशंस हैं, उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजेंगे ताकि उसका पूरा डाइट प्लान, चार्ट, क्योंकि हम कभी कभी सब कुछ खा रहे होते, मतलब कुछ नहीं ऐसा खा रहे होते हैं, बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन कोई हार्मोनल इशू है फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेबीज़ के बाद हो जाता है, कोई मसला हो गया, कोई मेडिकेशन ऐसी है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स की मेडिकेशन की हमारा रोल वुमेन हेल्थ पे भी होता है ना, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनसे भी वेट गेन हो रहा होता है। तो सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो खातून वफ़े की गोली खा रही है तो इसकी वजह से भी वेट गेन होता है, उसके वजह से हार्मोनल इश्यूज होते हैं, एक्नी हो रही होती है, बाल गिर रहे होते हैं लोअर बेली पे, और उसकी वजह से अंदरूनी मसाइल, बोन्स भी वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। अल्लाह अकबर। यस, तो मतलब आपको हर चीज़ सबसे पहले कंसीडर करनी पड़ती है, हर चीज़ पूछते हो आप जब भी अपने फिजियो के पास जाएं तो उसको अपना प्रॉपर बताएं कि हाँ भाई हम ऐसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ब्लेम नहीं करें। हाँ, लोग बताते हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ लोग जो है क्रिस्टल क्लियर बात, थोड़ा सा उनके साथ जो आंटीज होती हैं या हस्बैंड्स होते हैं उनको हटाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा हटाना पड़ता है ताकि वो जो फीमेल्स हैं वो सही से बताएं, कुछ प्रेशर में या कुछ उसमें नहीं भी बता पाती हैं, हमारे यहाँ ये भी बहुत चीज़ है। ओके। अच्छा, डिलीवरी के बाद जब बेबी कंसीव हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, उसके बाद भी ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल होते हैं। कभी कभी तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, कभी कभी जॉइंट्स में दर्द हो रहा होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में आपके पास कोई पेशेंट आए तो उनके लिए कौन कौन से? वेरी नेक्स्ट डे से जो है ना, अगर सिजेरियन हुआ है तो नेक्स्ट डे, और सिजेरियन नहीं हुआ तो जब थोड़ा सा फीमेल स्टेबल हो जाती है तो पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, ठीक है, उसका पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज होती हैं, जो पेल्विक फ्लोर जो निचला धड़ होता है औरत का ना, उसकी
की एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं, वो होल्डिंग करके हम एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि जो है वो आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग तमाम बॉडी पार्ट्स जो है वो लूज हो जाते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा पेल्विक फ्लोर पे इसलिए भी हमारा फोकस होता है कि यूरिनेशन स्टॉप, इनकॉन्टिनेंस यूरिन हो रहा होता है, क्योंकि इतना हैवी बेबी कंसीव किया होता है, उसका वेट होता है, तो उससे थोड़ा ब्लैडर की तरफ वेट पड़ रहा होता है, तो उससे काफ़ी मसले हो रहे होते हैं। तो इसका भी क्योर हमारे फिजियो में है। ओके यस, हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से 8 से 10 दिन में वो फीमेल नॉर्मल हो जाती है। जो उसका इनकॉन्टिनेंस यूरिन हो रहा होता है, उस एक्सरसाइजेस से वो भी प्रिवेंट हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे जो है मैं देखूं ओवरऑल पूरी दुनिया में तो लोग जो है डिलीवरी से पहले भी काफ़ी एक्सरसाइजेस वगैरह प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि सॉरी टू से बट मैंने खुद मेरे ऊपर हुआ है, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो डॉक्टर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह अकबर। ऑल्दो हम नेचुरल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे होते हैं कि आप स्कॉट्स करें, और इसी वजह से हर हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। प्री नेटल तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज़ सिर्फ 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ प्री नेटल है। तो जब मैं इंटर्नशिप करी तो वहाँ पे आंटी ने मुझे बोला अगर कुछ हुआ, अब जाहिर सी बात है उस वक्त मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल मुझे तो अथॉरिटी ही नहीं है, मैं तो खुद सीख रही हूँ। मुझे सिर्फ मेरे सीनियर ने कहा आपने इनको प्रीनेटल एक्सरसाइजेस करवानी है और थोड़ा सा इनका फोकस करना है, स्क्वाट्स वगैरह ज़्यादा करवाने ना, मतलब लोअर की एक्सरसाइजेस आपने ज़्यादा करवानी है, ठीक है, ताकि जो है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है, बस अगर ये अच्छे से कर लेती हैं तो फिर इनको नॉर्मल उसमें लेबर रूम में ले जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी। आंटी ने तो मुझे डांट दिया लिटरली कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पोता या पोती जो भी है उसको नुकसान हो जाए, बल्कि ये फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा बहुत अच्छा जब है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो और बल्कि एक नहीं वो 2, 4, 5 बच्चे भी डिलीवर कर पाएगी और वो तीसरे चौथे दिन खड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली ठीक है, अगर उसकी सिजेरियन होती है तो पेट के 3 लेयर्स होते हैं, सही है, 5 लेयर्स के बाद वो आपका बच्चा या बच्ची जो भी है वो निकल रही है, उसको हील होने में कम से कम हफ्ता भर तो लगेगा ना। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब ये वही बात है ना, अवेयरनेस की हमारे यहाँ भी खासा कमी है और इस तरह की एक्सरसाइजेस से फ़ायदा ही होता है ना कि नुकसान। लेकिन वही बात है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छी जो नहीं कर पा रही, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं बहुत वीक हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ जंक फूड बहुत खाया जाता है ना, मेरी खुद की सिस्टर, उसके अंदर कुछ नहीं होता, हर चीज़ उसको एक्सटर्नली लगाई जा रही होती है, आयरन भी लग रहा होता है उसको, तो प्लाज्मा भी चढ़ रहा होता है उसको, और उसकी एज सिर्फ 20 ईयर्स। उस जब वो बेबी होता है, वो जब वो कंसीव करती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि टमाटर नहीं खाना, सब्जी नहीं खानी, फल नहीं खाना। तो खाली केला और ये जो आम है इसमें इतना हर न्यूट्रिएंट तो कवर नहीं कर रहा नहीं, ना, केला, प्रॉपर दूध नहीं चाहिए, कार्ब्स चाहिए, दूध नहीं, जंक फूड खाना है, वो जंक फूड में सारा प्रोटीन मुझे फ्राइड हुआ सब खत्म हो गया। बिल्कुल, वो तो अब सिर्फ कार्ब बचा, जो उसकी कैलोरी काउंट अगर हम देखें तो अब तो सिर्फ नुकसानदेह चीज़ बची, कॉम्प्लेक्स कार्ब बन गया फ्राई होके, तो वो ना, तो अब तो वो हेल्दी कार्ब भी नहीं है जो हमें एसेंशियल होता है, जो खाना चाहिए, जो हम गंदम रोटी चावल खा रहे हैं वो हमारी हेल्दी कार्ब है। बिल्कुल, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब बना लिया हमने, तो अब उसको सारी चीज़ें एक्सटर्नली चढ़ी। अब कुछ इस तरह के लोग हैं जो वाकई अब वो अपना पेल्विक फ्लोर निचला धड़ नहीं उठा सकती है लड़की, फिर ये है कि हम उसको गाइड करते हैं आप 2-3 दिन बाद आओ, लेकिन फिर भी फैमिलीज नहीं भेज रही होती। ओह माय गॉड, ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं। हालांकि ये चीज़ें मुझे लगता है कि होनी चाहिए, आप बहुत देखिए जरा, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि ये बहुत ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप हेल्दी रहते हो, इससे आप एक्सरसाइज की जानिब अगर आप बढ़ते हो और अच्छी से एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत सी परेशानियों से और मुसीबतों से बच सकते हो, आपकी हेल्दी लाइफ होती है, आपकी हेल्दी बॉडी होती है। अच्छा, मसल्स इंजरी जो हो जाती है उसके बाद किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? वो रेस्ट, टोटली रेस्ट। अगर पेशेंट यंग है तो फिर तो जाहिर सी बात है रेस्ट, एलिवेशन, पाँव की जगह पे ऐसे हाथ के एलिवेशन करवा, स्वेलिंग हो जाती है अक्सर ना, तो रेस्ट, और उसके बाद की एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप अपनी जो भी फीमेल है उसको पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस नहीं करवाते तो उसके बाद स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तकलीफ में सोया नहीं जाता, ये मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी, तकलीफ में सोया नहीं जाता और उसके बाद जो है वो फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फीमेल चली जाती हैं, ऑल्दो अपने बच्चे उठा के फेंक रही होती है। ये बहुत रेशो बढ़ गया है।
पोस्टमार्टम डिप्रेशन का बहुत ज्यादा वो क्यों, वो सो नहीं पा रही, जाहिर सी बात है वो जब उनका बेबी सोया तो उनको तकलीफ हो रही है, और बहुत तकलीफ होती है, आसान बात नहीं है बच्चा डिलीवर करना। एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने अगर जन्नत रखी है तो कुछ सोच समझ के अल्लाह ताला ने रखी है ना, बेशक। तो हम थोड़ा सा ख्याल कर लें, बस उसको 1 महीने का रेस्ट देते हैं। हाँ, सिर्फ हम 1 महीने का ख्याल कर लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको एक्सरसाइजेस, एटलीस्ट वो सो तो सकेगी, सुकून तो मिलेगा। तो वो जो डिप्रेशन वाला, जब वो लेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती है तो फिर तो बहुत मुश्किल, वो अपने बच्चे को डिनाई कर रही होती है। इतना डिप्रेशन, बच्चे उठा के फीमेल्स फेंक देती हैं अपने, मतलब वो इतनी ज़्यादा प्रेशराइज, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई होती हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करना हमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में होते हैं, आप जैसे प्रैक्टिस वगैरह जब करती थी, अब तो माशाल्लाह आप अपने अलग से क्लिनिक रन करती हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो अलग से डिपार्टमेंट, मैंने पहले बहुत देखा था कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा होती थी, फिजियोथेरेपिस्ट देखे जाते थे। आजकल मैं देखती हूँ कि रुझान इतना ज़्यादा डिनाई कर देते हैं। अब ना लोगों को पता चल गया है कि लामा क्या होता है, डिनाइल मतलब खुद से डिस्चार्ज होके जाने की टर्म्स आ गई हैं। ओके, हमारे पास सोशल मीडिया से अवेयरनेस तो है, लेकिन हम उसको अच्छे के लिए यूज़ नहीं करें। मैंने कहा पहले भी कि एडवांटेज लें, हम क्यों डिसएडवांटेज ले रहे हैं। हाँ। तो अब हमें टर्म्स आ गई हैं, अब हमें पता चल गया, पता है कि अगर हम डिनाई कर देंगे, हम जब जाते हैं इन पेशेंट्स करवाने, पेशेंट जो एडमिट है उसके पास, तो वो डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम फाइल पे लिख कर आ रहे होते हैं कि भाई पेशेंट रिफ्यूज़ल या अटेंडेंट डिनायल, सो रही है हमारी बच्ची पूरी रात के बाद, अभी सोई है, गो अरे हम आपकी बच्ची के सुकून के। अच्छा, फिर उनको बोला आंटी ठीक है आप जब उठे तो हमें कॉल कर दीजिएगा, मेरी शिफ्ट 5 बजे की लियाज से। कभी भी कॉल नहीं करेंगी? मैं 5:15 बजे 5:30 बजे तक एक लेडी के लिए बैठी हूँ, कॉल नहीं आई। फिर मैं कॉल 10 बजे जाऊँगी ऊपर तो पता चलेगा वो खाना, अभी तो मैं खाना खा रही हूँ। अल्लाह, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो ज़्यादा तो फिर फिजियोज भी नहीं जाते एक दफ़ा के बाद। जब आप इस तरह से ट्रीट करेंगी तो वो भी तो एक तरह से अपनी इंसल्ट समझेंगे ना। बिल्कुल। तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो चले जाते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा की। और आपको पता है फीमेल्स कैसे लड़ती हैं। ओह माय गॉड ये तो हम यहाँ पे रिवील ही नहीं कर सकते कि कैसी कैसी लड़ाई होती है। तो कैश काउंटर पे जरा सा भी कुछ नहीं, आंटी आप हाँ। प्लीज आप आ जाए, मैं और 15 मिनट खड़ी हो सकती हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर टाइम जो है पहले सेगमेंट के इख्तिताम पजीर हो गया है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी नौरीन? मैं यही पैगाम दूंगी कि अपने आप को ठीक रखें, दुनिया को नहीं देखें, और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, अपनी असेसमेंट करवाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करें। बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल जब एंजॉय करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सी बहारें आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नौरीन। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।